हेलो दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ, आपका दोस्त होस्ट मनोज यादव। आज की ताज़ी क्लास, नई क्लास, बेहतरीन क्लास बायोलॉजी स्पेशल। ठीक है, बायोलॉजी स्पेशल में दोस्तों मैंने फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया है और मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। वहाँ से आप अपनी बायोलॉजी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दें। आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊँगा मानव में पोषण। क्या पढ़ाऊँगा? मानव में पोषण के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है मानव में पाचन। तो आज मैं आपको पाचन बताऊँगा। ठीक है, पाचन क्या होता है, उसके बाद ढेर सारी आगे हम डिस्कस करेंगे, बातें चर्चा में लाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूं आपसे। तो दोस्तों, आपका अपना प्यारा चैनल केडी जनरल पॉइंट में आपका स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल में जुड़ जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और हमारी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे डे बाय डे। आपकी ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है बायोलॉजी स्पेशल क्लास 10th के लिए। केमिस्ट्री का मैंने फर्स्ट लेसन समाप्त कर दिया है और वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं मानव में पाचन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं पाचन के लिए। तो इन सब की हम बात करेंगे और आपसे डिस्कस बहुत ही एकदम अच्छे से, अच्छी भाषा में आपको शानदार ट्रिक के साथ हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा भाषणबाजी ना करते हुए हम अपनी क्लास को सीधा स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक मानव में पाचन। ठीक है, चलिए। तो मानव में पाचन आज हम बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं मानव में पाचन क्या होता है। मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को जटिल से सरल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, इसकी डिफिनीशन है दोस्तों, मनुष्य के द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या करना, जटिल से सरल अणु में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो जटिल होते हैं, तो जटिल से सरल अणु में परिवर्तित करना, वही भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई है तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र का चित्र है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। चलिए, क्लियर हो रहा है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। मानव का पाचन तंत्र है।
क्लियर है दोस्तों? जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। चलिए अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आहार नाल की। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख द्वार से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? मुख द्वार से। ठीक है, मुख द्वार में सबसे पहले भोजन को क्या होता है दोस्तों, भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मुख से भोजन को क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, आपको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा। भोजन को ग्रहण करेंगे, जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं दोस्तों, जो हमारी जीभ होती है, जीभ के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, भोज्य पदार्थों को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लुगदी बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लुगदी बना, जीभ के द्वारा भोज्य पदार्थों को, जीभ के द्वारा क्या हुए, निकले, जीभ के द्वारा स्रावित लार से क्या होता है, लार से भोज्य पदार्थों को लुगदी बना दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? ठीक है, क्लियर हो गई ना? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा ये मुख द्वार हो गया, मुख द्वार हो गया, उसके बाद हमारा जीभ हो गया। जीभ से क्या होता है, लार निकलता है। लार में क्या क्या पाया जाता है, आइए हम देखते हैं। लार में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, लार में टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन होता है जो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। अगर आपको न समझ में आए तो आप मुझसे बताइए, मैं आपको एकदम बेहतरीन और इससे भी जबरदस्त ट्रिक लाने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, लार में दो चीज पाया जाता है, पहला होता है टाइलिन होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको प्रति जीवाणु क्या एंटी, उसके ऊपर क्या करता है, एंटी करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, जो हमारा लाइसोजाइम होता है ये प्रतिजीवाणु कारक होता है। क्या होता है जो दोस्तों, प्रतिजीवाणु कारक। ठीक है, जो लाइसोजाइम होता है वो प्रतिजीवाणु कारक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं अभी मुख द्वार की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कहाँ, नीचे चलते हैं आहार नाल में। कहाँ चलते हैं दोस्तों, आहार नाल। ठीक है, आहार नाल में दोस्तों हमारा ये मुख के अंदर क्या हो गया, भोजन लुगदी बन गया, भोजन का लुगदी बन गया। अब क्या होता है आहार नाल, पहले आहार नाल के बारे में हम जान लेते हैं। आहार नाल क्या होती है, आहार मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 क्या होती है दोस्तों, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, होती है। जो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट,
जो मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। क्या होती है दोस्तों? फैली रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आहार नाल की हमने बात कर ली। आहार नाल में अब भोजन का क्या होता है, इसके माध्यम से भोजन शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये भोजन कहाँ जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं भोजन कहाँ जाएगा, तब इसका पाचन कैसे होगा, ये सब हम बातें स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इतना क्लियर हो गया? गुड। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रास नली। आहार नाल के बाद क्या आ जाता है? ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आएगा, बेहतरीन अब दिखेगा, क्योंकि हमने अपने कैमरे की क्वालिटी चेंज कर दी है, तो आपको समझ में आएगा, दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रास नली की। ग्रास नली क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे, बेहतरीन से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और आपको एकदम समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो ग्रास नली होती है यह पतली, पेशीय, संकुचनशील एवं लगभग कितनी 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो हमारी ग्रास नली होती है सबसे पहले ये 23 से 27 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है? लंबी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो आहार नाल होती है सीधा जाके कहाँ पे खुलती है? ग्रास नली में खुलती है। तो फिर ये ग्रास नली की हम क्या बताएंगे? कुछ विशेषता बताते हैं। ये विशेषता क्या है? कुछ इस प्रकार से कि जो ग्रास नली होती है वो 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है और क्या होती है? और ये पतली पेशीय के आकार की होती है, पतली होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? पतली पेशीय, एक सेकंड दोस्तों, पेशीय एवं संकुचनशील होती है, एवं संकुचनशील होती है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए हमें। करेक्ट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ग्रास नली है दोस्तों, ग्रास नली क्या है? ये है हमारी 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है, पतली होती है, पेशीय एवं संकुचनशील होती है। इसमें किसी भी प्रकार की एंजाइम ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे वही ग्रास नली के आगे की बात करते हैं। क्या होता है इसमें? श्लेष्म झिल्लियाँ या श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा भोजन फिसल करके आमाशय में चला जाता है और आमाशय में भोजन जैसे ही पहुंचता है वैसे ही वहां उसका पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है। जब इसका पाचन शुरू हो जाता है तो जाएगा छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उसके बाद उसका अच्छे से पाचन हो जाएगा, फिर बचा हुआ अपशिष्ट भाग बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, चलिए दोस्तों तो अब हम आगे बात करते हैं आपसे दांत के सूत्र के बारे में, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए अब हम दांत के सूत्र को बात करते हैं। इसमें जानकारी लेंगे कि दांत का सूत्र हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अब दांत के सूत्र के बारे में। राइट, चलिए दोस्तों
मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने कलाकारों, छोटे मोटे, आ जाओ। चल देखो, अब हम बात करेंगे दांत। दांत क्या होता है? दांत जो होता है, मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे सबके ये किनारे किनारे होते हैं दांतों की, एक दो पंक्तियां पाई जाती है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते। हम सब की डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले इनका नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। ये क्या है? कृदंतक। कृदंतक, ठीक है, ये कृदंतक हो जाएगा। दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा दोस्तों चवर्णक। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कृदंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक क्लियर दिख रहा है ना? चलो, अगर इसकी बात हमने कर लिया है, नाम आप जान गए हैं, तो इसका आप डिटेल भी जानने की कोशिश करें। जब तक डिटेल नहीं जानेंगे तब तक आपको फार्मूला नहीं पता चलेगा। फार्मूला नहीं पता चलेगा तो आप किसी का भी दांतों की संख्या नहीं निकाल सकते। अब हम इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, नाम याद करने का ट्रिक। बहुत ही शानदार ट्रिक है जो मैंने खुद बनाया है। तो चलिए इस पर अप्लाई करेंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक सीरियल वाइज, बस थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ चारों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, कृदंतक क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। कृदंतक ऐसे दांत होते हैं, ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार होते हैं। जो कृदंतक होते हैं ये आगे लगे होते हैं। ठीक है, आगे लगे चपटे एवं धारदार कैसे होते हैं? ये आगे होते हैं, चपटे एवं धारदार होते हैं। कृदंतक कैसे होते हैं? चपटे एवं धारदार होते हैं, जो भोजन को कुतरने एवं काटने में क्या करते हैं? काम आते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। जो भोजन को कुतरने एवं काटने के काम आते। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, बारी बारी से हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नाम तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। 4 ऊपर 4 नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं, रदनक की। किसकी दोस्तों? रदनक की। तो आइए अब हम रदनक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि रदनक क्या होता है। ठीक है, ये कृदंतक से सटे नुकीले धारदार होते हैं। रदनक जो होते हैं ये कृदंतक से सटे धारदार व नुकीले होते। इतनी बात समझ में आ गई। जो रदनक होते हैं ये कृदंतक से सटे होते हैं, धारदार एवं नुकीले होते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। और ये भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। ये भोजन को चीरने एवं
चीरने एवं फाड़ने के काम आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अगर हो गई हो तो आप बता दीजिए। अरे भैया सही से दिख रहा है? यस। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे यानी 4 होती है। ठीक है, वेदांतक हो गया, रद्दक हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरा पॉइंट, अग्रचवर्णक। अब हम बात करेंगे अग्रचवर्णक की। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसकी नोट्स बनाते चले मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम बात करेंगे अग्रचवर्णक की। अब देखो ये अग्रचवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या से हमें पता चलता है, इसकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती। कितनी होती है? 4-4 होती। इतनी बात समझ में आ गई? 4-4 होती है और ये भोजन को पीसने के काम आती हैं। ये भोजन को पीसने के काम आते हैं। ठीक है, ये भोजन के क्या काम आते हैं? पीसने के काम आते हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप हमें बताइए। चलिए दिख रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जो दांतों की संख्या 4 होती है, मैंने चारों के बारे में डिटेल से चर्चा कर दिया है। अगर चर्चा कर दिया तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करेंगे चवर्णक की और इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे चवर्णक की। चवर्णक क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है ये सब हम जानकारी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो तक बने रहें, अंत तक बने रहें। अभी हम इसका फार्मूला भी बताएंगे, आपको निकालने की ट्रिक भी बताएंगे और इसका नाम का याद करने की भी ट्रिक बताएंगे। आइए हम बात करते हैं चवर्णक क्या होते हैं। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 होते हैं। ठीक है, ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 कितने दोस्तों? 6 होते हैं। ठीक है, निचले जबड़े में तथा ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनका शिखर कैसा होता है? इनका शिखर चौड़ा होता। ठीक है, ये जहाँ से जुड़े हुए होते हैं वहाँ ये कैसे होते हैं? चौड़े आकार के होते हैं। आइए अब इसका कार्य देख लेते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। ये भोजन को पीसने का कार्य करते
ठीक है दोस्तों, ये ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े में 6 होते हैं। इनका शिखर चौड़ा होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो हाँ करें। चलिए, क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके फार्मूले की। चलिए दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं आपके साथ। चलिए अब हम बात करते हैं दांत के सूत्र की। ठीक है, दांत का सूत्र, ठीक है, कैसे निकाला जाए, नाम कैसे याद रखा जाए, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं दांत के सूत्र की। ICPMM बटे ICPMM इंटू, ये देखो दोस्तों, ये ऊपरी जबड़े का, ये निचले जबड़े का, दोनों को जोड़ करके हम दोस्त क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक वयस्क के लिए, किसके लिए है, वयस्क के लिए, ठीक है, ये एक वयस्क के लिए है। दांत का सूत्र, हम दांतों की संख्या कैसे निकालें, तो आई का मतलब क्या होता है, कृदंतक होता है। सी का मतलब क्या होता है, रत्नक होता है। पीएम का मतलब होता है अग्रचवाड़क होता है। एम का मतलब होता है चवाड़क। ठीक है, आइए अब हम इसकी आगे बच्चों के जो दांत होते हैं, बच्चों के दांत निकालने का सूत्र बताते हैं। बच्चों के लिए सेम फार्मूला है, बट उसमें हम जो संख्या बताएंगे अभी आपको। चलिए पहले हम बता देते हैं इसका जो नियम होता है। 21 23 होता है और 21 23 गुणते। अब देखो दोस्तों, आई का क्या होता है, 2 2 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, रत्नक का 1 1 2 हो जाएगा। पीएम का क्या हो जाएगा, चवाड़क का 2 2 4 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 6 6 3 3 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख भी लेते हैं। कैसे, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, यह हो गया, गुणते 2 हो गया। तो ये दोनों का, ये ऊपरी जबड़े का है, ऊपरी जबड़े का, ठीक है, ये निचले जबड़े का। 8 8 16 कर देंगे दोस्तों, बोलते क्या कर देंगे, 2 बराबर। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम बात कर लेते हैं ICPM की। आई का मतलब कृदंतक, ठीक है। सी का मतलब रत्नक, पीएम का मतलब अर्धचवाड़क, और यम का मतलब चवाड़क। क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरह से इसके नाम थे, आपको दिख रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब हम इसका अपना ट्रिक आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। ट्रिक बताने से पहले हम बच्चों के फार्मूला बता दें दांत निकालने का। ठीक है, बच्चों के लिए आइए देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। बच्चों के लिए, ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा। दोस्तों, पर उसमें क्या दिक्कत है वो हम आपको बताने वाले हैं। फार्मूला सेम रहेगा। चलिए अब हम इसका बताते हैं आपको, जो बच्चों में क्या होता है, विकसित नहीं होता है। आइए देखते हैं, 2102 बट्टा 2102। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो दोस्तों, जो हमारा अग्रचवाड़क होगा वो बच्चों में विकसित नहीं हुआ होता है। ठीक है, और क्या नहीं हुआ होता है, विकसित नहीं हुआ होता है। तो इसकी संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखो 2 2 4 1 5, ऊपरी जबड़े पे हो जाता है 2 2 4 1 5, निचले जबड़े पे हो जाता है गुणे 2, बराबर कर दो 20। 20 कैसे आया, 5 ऊपर वाले को 5 नीचे वाले को जोड़ दो, 5 + 5 गुणते 2 बराबर 20।
बच्चों के दांत कुल कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं, और एक वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो ये दूध के दांत है। किसके दांत दोस्तों? दूध के दांत हैं। बच्चों में दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया, दांत का सूत्र का मैंने फार्मूला बता दिया। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छा। आगे चलें, चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिक समझते हैं। क्या समझते हैं? ट्रिक। दांत के जो नाम है, 4 नाम है, 4 प्रकार के होते हैं, तो उनकी हम याद करने की ट्रिक मैंने खुद बनाया है, तो उसको आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ इंडिया आए। सबसे जबरदस्त है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ इंडिया आए। प्रधानमंत्री कौन है? पीएम है। मंत्री कौन है? एम है। आए कौन के साथ? मतलब सी। कौन आए? कहाँ आए? इंडिया आए। इतनी बात क्लियर हो गई। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ इंडिया आए। चलिए आइए हम देखते हैं। पीएम कौन है हमारा? अग्रचवर्णक है। कौन है? अग्रचवर्णक। सिंपल सी ट्रिक है। अब देखते जाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? चवर्णक हो जाएगा, चवर्णक हो जाएगा। और आई क्या है हमारा? सी हमारा रत्नक हो जाएगा, रत्नक हो जाएगा। ये कृदंतक क्या हो जाएगा? कृदंतक। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छे बच्चे मेरे नन्हे मुन्ने चाव। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मैंने अपने आप से खुद से ट्रिक बनाया है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ इंडिया आए। PMMCI। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो कमेंट करो ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरे भाई लोग, आप लोग देख के भाग जाते हो, ठीक है। तो हमें बार बार ना कहना पड़े। मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, नए नए ट्रिक लाऊंगा। अभी मैं आपको आमाशय पढ़ाऊँगा, छोटी आंत बड़ी आंत पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं पित्ताशय पढ़ाऊँगा, यकृत पढ़ाऊँगा, किडनी पढ़ाऊँगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको एकदम रट जाएगा। चलिए आज हम यहाँ तक बात किए हैं, अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया है तो आप हमें हाँ करिए, हम आगे बढ़ें। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं आगे। चलिए मेरे बच्चा लोग, अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। मुख गुहिका में जिह्वा पाई जाती है, ठीक है, जो एक लंबी व चपटी मांसल युक्त संरचना होती है। जीभ क्या होती है? मुख गुहिका में पाई जाती है। मुख गुहा में पाई जाती है, जो एक मांसल युक्त संरचना होती है। दोस्तों मैं आपको जीभ क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझसे इसे बहुत बड़ा लाभ है। जीभ पढ़ाने का मुझे बहुत बड़ा लाभ है। लाभ क्या है कि मैं इसी से रिलेटेड जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लाल ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स और सबमेंडुअल ग्लैंड्स, मतलब अधोहानु और हानु, ठीक है। अधोजीवा अधोहानु ग्रंथियाँ, इन तीनों ग्रंथियों के बारे में डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। जस्ट आप रुके रहिए बस। मुख गुहा में पाई जाती हैं जीभ, ठीक है, जो एक मांसल युक्त संरचना होती है, ठीक है। यह मुख से स्वतंत्र होती है तथा अंदर
अंदर की ओर जुड़ी होती। इतनी बात क्लियर हो गई। या मुख में तो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन अंदर की ओर क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। जीवा इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। कैसी कार्य करती हैं? जीवा अपने इच्छा अनुसार इधर उधर नचाया जाता है। जैसे नचाया जा सकता है, जैसे देखिएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो, ये क्या होती है? ये अपनी इच्छानुसार कार्य करती। इसमें एक विशेष प्रकार की श्लेष्मक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। क्या होती है? इसमें एक विशेष प्रकार की श्लेष्मक ग्रंथि पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अभी हम आपको एक और चित्र दिखाएंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ठीक है। श्लेष्मक ग्रंथि पाई जाती है जो क्या करती है? एंजाइम का स्रावण करती है। एंजाइम का श्रावण करती है, जो जीभ को गीला बनाए रखने में मदद करती। इतनी बात समझ में आ गई? जो जीभ को क्या करती? गीला बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, क्लियर हो गया? और एक बात नोट कर लो, नोट पॉइंट नोट डाल के लिखो भैया। जिह्वा यानी जीभ के ऊपरी सतह पर चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो जीभ होता है, जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है और ये ऊपरी सतह में पाई जाती है। ठीक है। जीभ के ऊपरी सतह पर चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? तो बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, अब हम लार ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये तीन जोड़ी पाई जाती हैं। ये तीन जोड़ी पाई जाती है, जो प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या करती हैं? एंजाइम का स्रावण करती हैं। ठीक है। 1.5 लीटर लार का श्रावण करती है। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये तीन जोड़ी पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस। चलिए, अब हम बात करते हैं इन तीनों ग्रंथियों के नाम। फिर इनका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले नाम जान लेते हैं, फिर डिटेल में
चर्चा करेंगे। आइए, कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है। अधोहानु ग्रंथि कौन सी है? अधोहानु नलिका या ग्रंथि, अधोहानु ग्रंथि, ठीक है। क्या है? अधोहानु ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। कौन सी है? अधोजिह्वा ग्रंथि। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हो तो बताइए, हम आगे बढ़ें। ये 3 नाम थे, तीनों नाम हमने आपको बता दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। और सबमैंडुअल क्या हो जाएगी? सबमैंडुअल, सबलिंगुअल है। कौन सी है दोस्तों? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आपको ये दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें मेरे बच्चा लोग। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इन सभी की डिटेल में चर्चा करने शुरू कर रहा हूँ। आप सभी लोग तैयार हो जाइए चर्चा सुनने के लिए। चलिए हेडिंग डालिए, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। क्या होती है पैरोटिड ग्लैंड? जो पैरोटिड ग्लैंड होती है दोस्तों, ये हमारे कान के पीछे, कपोलों के पीछे से होकर हमारे जीभ के निचली सतह पे आके जुड़ती है, कान के पीछे से। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कर्णपूर्व ग्रंथि। क्या नाम दिया गया है? कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? कर्णपूर्व ग्रंथि। ये चेहरे के दोनों ओर पार्श्व भागों में ये चेहरे के दोनों ओर, ये चेहरे के दोनों ओर कहाँ पे दोस्तों? चेहरे के दोनों ओर पार्श्व भागों में कान व कपोलों, दोनों ओर कान व कपोलों के पीछे स्थित होती। इतनी बात क्लियर हो गई? ये चेहरे के दोनों ओर कान व कपोलों के पीछे स्थित होती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये स्टेंसन नलिका के द्वारा ये स्टेंसन नलिका के द्वारा मुख गुहिका में खुलती। आप देख लीजिए स्टेंसन नलिका, पहले अंडरलाइन क्यों कर दिया? क्योंकि ये नलिका का नाम हमेशा पूछा जाता है। हमेशा क्या पूछा जाता है? स्टेंसन नलिका से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो आपको बता देना है पैरोटिड ग्लैंड्स या फिर कर्णपूर्व ग्रंथि। इतनी बात समझ में आई? और एक पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिए, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। क्या है?
सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्लैंड्स है। कौन है? पैरोटिड ग्लैंड्स है। लार में श्लेष्म, लाइसोजाइम व टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लार में क्या क्या पाया जाता है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, तो आप फिर से जान लीजिए। लार में लाइसोजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? लार में लाइसोजाइम व टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करने में सहायता प्रदान करते क्लियर हो गई बात? भोजन को क्या करते हैं? पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दिखा रहे हैं आपको लार ग्रंथियाँ जो भी हैं, इसका आप चित्र ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है लार ग्रंथि का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, उसके बाद हमसे मिलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मैक्सिलरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। ये निचले जबड़े में पश्च भाग में स्थित होती हैं। निचले जबड़े में पश्च भाग में स्थित होती हैं। ये ग्रंथियाँ कृदंतक दांतों के पास होती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? कृदंतक दांतों के पास में होती हैं और ये किस नली के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? ये वाल्टन्स नलिका के द्वारा जिह्वा के नीचे खुलती है। कहाँ पे खुलती है? जिह्वा के नीचे खुलती है। तो ये आपका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, ओके, चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो आगे हम बात करेंगे। अब क्लियर हो गई ना? दिख रहा है या नहीं? दिखेगा भाई जी। ओके फाइन। चल, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये कहाँ पे स्थित होती है? ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। ये ग्रंथियाँ निचले कृदंतक के पास, दांतों के पास वाल्टन्स नलिका द्वारा जिह्वा के नीचे क्या होती है? जिह्वा के नीचे खुलती है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो एक लास्ट है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं अपने लास्ट नलिका के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, क्या है उसका नाम? सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में अब हम जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आपको क्या कहेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये जो हमारे सबलिंगुअल ग्रंथि होती है ये नीचे स्थित होती है और छोटी होती है। क्या होती है? नीचे स्थित होती है और छोटी होती है। तो ये जिह्वा के नीचे स्थित होती है, ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती है। ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती है। और क्या होती है? ये सकरी ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी ग्रंथियाँ होती हैं?
ये सकरी ग्रंथियां होती हैं, पतली यानी सकरी ग्रंथियां होती हैं। मैंने जो आपको चित्र दिखाया उस चित्र में मैंने इन सब ग्रंथियों के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, क्या होती हैं? पतली होती हैं। ये कई महीन बार्थोलिन की नलिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये कई महीन बार्थोलिन, तीनों नलिकाओं के नाम दोस्तों याद रखना है। बार्थोलिन की नलिका के द्वारा क्या होगा दोस्तों? मुख गुहिका के फर्श पर, मुख गुहिका के फर्श पर आकर खुलती है। क्या होती है? मुख गुहिका के फर्श पर आकर खुलती है। ठीक है, और देखो अब इसमें से क्या सिक्रेशन हो रहा है? अल्फा एमाइलेज। ठीक है, क्या होता है? अल्फा एमाइलेज तथा टाइलिन का श्रवण होता है। ठीक है, श्रवण होता है। मेरे प्यारे बच्चा लोग समझो, सो नहीं जाग जाओ यारो। तुम लोग सो जाओगे तो फिर जिंदगी भी सो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ जागो और समझो। इतने बेहतरीन तरीके से कोई बताने वाला नहीं है। बायो एकदम बायो हो जाएगी। जब आपका एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा ना, तो मैं और एकदम डिटेल में उसको समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अल्फा एमाइलेज तथा टाइलिन का श्रवण होता है, जो क्या करते हैं? मंड जो होता है, स्टार्च होता है, उसको किस में बदलते हैं? शर्करा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? शर्करा में बदलते हैं। और क्या हो जाता है? जो हमारा मंड होता है, देखना दोस्तों, मंड को शर्करा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं, जो भोजन को मीठा बनाता है। क्या करता है दोस्तों? मीठा बनाता। इतनी बात क्लियर हो गई। ये देखो, जो हमारे सब तीनों ग्रंथियाँ थी, लाल ग्रंथियाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या करते हैं? मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं, जो भोजन को मीठा बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो अब बात बताइए कितनी क्लियर हो गई। ठीक है, कमेंट करिए ज़रूर, कमेंट हमें ज़रूर करिए सभी लोग। चलिए अब हम एक बार आपको फिर से दोस्तों दिखा दे रहे हैं वो लाल ग्रंथि। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। कोई नहीं, चलिए दोस्तों, अब ये हमारी क्लास फिनिश होती है, ख़त्म होती है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, नाचते रहिए और गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।